आसियान दक्षिण चीन सागर में पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। आसियान बेहद विवादित दक्षिण चीन सागर में अपना उद्घाटन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करके इतिहास रचने के लिए तैयार है। यह निर्णय इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 सदस्यीय संघ के सैन्य कमांडरों की एक बैठक के दौरान किया गया। सितंबर में होने वाला यह अभ्यास विशेष रूप से उत्तरी नातुना सागर में होगा, जो दक्षिण चीन सागर के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आसियान केंद्रीयता को सुदृढ़ करना है। इसका उद्देश्य आसियान सदस्य देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देना, उनकी सामूहिक ताकत और क्षेत्र में उपस्थिति को उजागर करना है। इस अभ्यास से भाग लेने वाले देशों के बीच समन्वय और तैयारी बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका और चीन के बीच विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में प्रतिद्वंद्विता के कारण आसियान की एकता का वर्षों से परीक्षण किया जा रहा है। वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई और मलेशिया सभी आसियान सदस्य विवादित जल क्षेत्र में चीन के साथ प्रतिस्पर्धी दावे करते हैं। इससे क्षेत्रीय संप्रभुता पर तनाव और विवाद पैदा हो गया है, जिससे क्षेत्र का जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य बिगड़ गया है। किरियाकोस मित्सोताकी ने ग्रीस के राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल की। न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के किरियाकोस मित्सोताकी ग्रीस के राष्ट्रीय चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल करके विजयी हुए हैं। चुनाव नतीजों में मित्सोताकी और दूसरे स्थान पर रहने वाली सिरिजा पार्टी के बीच महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है, जो लगभग 50 वर्षों में सबसे बड़ा अंतर है। 40% से अधिक वोट के साथ किरियाकोस मित्सोताकी की पार्टी ने एक मजबूत जनादेश प्राप्त किया, जो उन्हें अकेले शासन करने की अनुमति देता है। यह सफलता मित्सोताकी और उनकी पार्टी की देश का नेतृत्व करने की क्षमता में मतदाताओं के समर्थन और विश्वास को दर्शाती है। न्यू डेमोक्रेसी और दूसरे स्थान पर रही सिरिजा पार्टी के बीच का अंतर उल्लेखनीय है। पूर्व प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास के नेतृत्व वाली सिरिजा को 18% से कम वोट मिले, जो दोनों पार्टियों के बीच पर्याप्त अंतर का संकेत देता है। यह परिणाम गंभीर ऋण संकट के बाद ग्रीस की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में न्यू डेमोक्रेसी के प्रयासों की मतदाताओं की मान्यता को दर्शाता है। भारत मिस्र रणनीतिक साझेदारी मुख्य बिंदु। भारत और मिस्र ने रणनीतिक साझेदारी समझौते के माध्यम से अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए। मिस्र के राष्ट्रपति अल सिसी ने जनवरी में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया था। इस यात्रा ने रणनीतिक साझेदारी समझौते की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण चिह्नित किया और भविष्य के सहयोग के लिए आधार तैयार किया। रणनीतिक साझेदारी समझौते में 4 प्रमुख तत्व शामिल हैं। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग और सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण समग्र और बहुआयामी साझेदारी सुनिश्चित करता है। भारत और मिस्र ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर करके अपने सहयोग को मजबूत किया। ये समझौते कृषि, स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और प्रतिस्पर्धा कानून जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। इस तरह के समझौते आपसी सहयोग, ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाते हैं और रणनीतिक साझेदारी की नींव को और मजबूत करते हैं। 2023 IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की गई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा संकलित रैंकिंग आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, बुनियादी ढांचे और बहुत कुछ पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। बहुप्रतीक्षित रैंकिंग में डेनमार्क प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में शीर्ष स्थान वाले देश के रूप में उभरा। यह उपलब्धि सभी 4 कारकों आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक दक्षता में देश की निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है। रैंकिंग में भारत 40वें स्थान पर है। देश पिछले साल से 3 स्थान नीचे खिसक गया है, लेकिन अभी भी 2019-21 के 43वें स्थान से बेहतर स्थिति में है। IMD की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सरकारी एफिशिएंसी में प्रगति की है, लेकिन बिजनेस एफिशिएंसी, बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रदर्शन में पिछड़ गया है। सिंगापुर, जो अपने जीवंत कारोबारी माहौल के लिए जाना जाता है, ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में प्रभावशाली 4थे स्थान पर कब्जा किया। यह पिछले वर्ष 3रे स्थान पर था। रैंकिंग में आयरलैंड ने महत्वपूर्ण प्रगति की और सबसे उल्लेखनीय सुधार वाले देश के रूप में उभरा। 11वें स्थान से दूसरे स्थान पर चढ़ते हुए आयरलैंड ने उत्कृष्ट आर्थिक प्रदर्शन का प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने 26 जून को कृषि भवन, नई दिल्ली में नंदी नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया। नंदी पोर्टल भारत में एक लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है। यह नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने में मदद करेगा। इसका प्राथमिक लक्ष्य पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और अनिवार्यता का आकलन और जांच करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है।
नंदी पोर्टल का विकास केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से किया गया था। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है और IT प्रणालियों का लाभ उठाकर न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांतों का प्रतीक है। नंदी टीकों की निर्बाध मंजूरी सुनिश्चित करेगा। यह भारत को पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह पशु स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देगा। हैदराबाद के पास 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियां मिली। हैदराबाद के बाहरी इलाके एनिकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों और शिलालेखों वाले 2 वर्गाकार स्तंभ पाए गए हैं। पी श्रीनाथ रेड्डी द्वारा दी गई जानकारी पर पुरातत्वविद और प्लेज इंडिया फाउंडेशन CEO ई शिवनागी रेड्डी ने उस स्थान का निरीक्षण किया। 2 स्तंभों, एक ग्रेनाइट का और दूसरा काले बेसाल्ट का, में 4 जैन तीर्थंकरों आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर की ध्यान मुद्रा में मूर्तियां हैं। स्तंभों को शीर्ष पर कीर्तिमुखों से सजाया गया है और दोनों स्लैबों पर तेलुगु कन्नड़ लिपि है। एक शिलालेख का दृश्य भाग जेनिना बस्ती मठ से संबंधित है, जो चिलुकुरु के पास राष्ट्रकूट और वेमुलावाड़ा चालुक्य के दौरान एक प्रमुख जैन केंद्र था। तीर्थंकर स्लैब को लगभग 100 साल पहले इलाके के एक जीर्ण शीर्ण जैन मंदिर से लाया गया होगा और स्लुइस में लगाया गया होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। MOU का उद्देश्य पिक्सेल के हाइपरस्पेक्ट्रल डेटासेट का उपयोग करके भारतीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विभिन्न भूस्थानिक समाधान विकसित करना है। यह परियोजना फसल मानचित्रण, फसल चरण भेदभाव, फसल स्वास्थ्य निगरानी और मिट्टी कार्बन आकलन के लिए विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित करने के लिए पिक्सेल के पाथफाइंडर उपग्रहों के हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा का उपयोग करने पर केंद्रित है। हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग तकनीक, जिसमें उपग्रहों द्वारा संकीर्ण तरंग दैर्ध्य बैंड में वर्णक्रमीय माप शामिल है, कृषि की निगरानी के लिए अद्वितीय क्षमताएं प्रदान करती है। यह सहयोग सरकार को उपयोग के मामलों को विकसित करने और उपयुक्त पद्धतियों को लागू करने के लिए पिक्सेल द्वारा प्रदान किए गए हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा का लाभ उठाने में सक्षम करेगा। नई तकनीक को अपनाने से मैनुअल सर्वेक्षण और माप पर निर्भरता कम हो जाएगी, जिसमें समय लगता है और त्रुटियों की संभावना होती है। इस सहयोग से बेहतर फसल जोखिम प्रबंधन समाधान प्रदान करके और सरकार की वर्तमान सलाहकार प्रणाली को मजबूत करके लाखों किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। DBS बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। DBS बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को भारत में संस्थागत बैंकिंग के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। संस्थागत बैंकिंग के वर्तमान प्रमुख नीरज मित्तल हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में DBS बैंक के कंट्री हेड में एक नई भूमिका में चले गए हैं। बैंक ने कहा कि मित्तल वहां DBS फ्रेंचाइजी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के साथ संबंधों में सुधार करना शामिल है। वर्मा हाल तक HSBC इंडिया में थे, जहां वह भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग के प्रबंध निदेशक और कंट्री हेड थे। बयान में कहा गया है कि वर्मा DBS में ज्ञान और गहन उद्योग विशेषज्ञता का खजाना लेकर आए हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से MBA और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। DBS बैंक लिमिटेड, जिसे अक्सर DBS के रूप में जाना जाता है, एक सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है, जिसका मुख्यालय सिंगापुर के मरीना बे जिले में मरीना बे फाइनेंशियल सेंटर है। बैंक को पहले द डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था, जिसे DBS से लिया गया था। इससे पहले की वर्तमान संक्षिप्त नाम 21 जुलाई 2003 को वैश्विक बैंक के रूप में अपनी भूमिका को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनाया गया था। यह सिंगापुर में OCBC बैंक और यूनाइटेड ओवरसीज बैंक UOB के साथ बिग 3 बैंकों में से एक है।